नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णा और आज हम लोग बात करने वाले हैं अध्याय 5 मतलब चैप्टर 5 पे। किस पे? चैप्टर 5 पे, जो जीन पियाजे वाइगोत्स्की कोहलबर्ग चैप्टर का नाम है। उसी में हम लोग जीन पियाजे के बारे में पिछले क्लास में बात कर लिए थे, वो यूट्यूब पे वीडियो डाल चुका हूं। अब हम लोग बात करेंगे वाइगोत्स्की के ऊपर कि वाइगोत्स्की साहब ने क्या क्या सिद्धांत दिए हैं, क्या क्या बताए हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। आइए, तो सबसे पहले बात करना, वाइगोत्स्की जो है कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? रूस के। कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? रूस के मनोवैज्ञानिक थे। कौन? तो वाइगोत्स्की, जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसने? तो वाइगोत्स्की साहब ने जो है सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसके बाद यह सिद्धांत कहता है कि बच्चा अपने समाज और संस्कृति से अंतर्क्रिया करके सीखता है। कौन सा सिद्धांत बताता है? वाइगोत्स्की साहब का सिद्धांत बताता है कि बच्चा अपने परिवार, अपने समाज और संस्कृति के साथ अंतर्क्रिया करके सीखता है। क्या करके सीखता है? अपने परिवार, समाज और संस्कृति के साथ अंतर्क्रिया, इंटरेक्शन करके सीखता है। क्या बता, कौन कहा था? तो आपको वाइगोत्स्की साहब ने कहा था। इसका मानना था कि, किसका मानना? वाइगोत्स्की साहब का मानना था कि सामाजिक अंतर्क्रिया के बाद विकास होता है। किसके? तो सामाजिक अंतर्क्रिया के बाद विकास होता है। आपको सीटेट में ये क्वेश्चन दिया भी गया है कि अंतर्क्रिया करके जो है सीखता है, ये सिद्धांत किसने बताया है, ये शब्द किसने बताया है? तो आपको वाइगोत्स्की में टिक लगाना। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद, जबकि पियाजे का मानना था कि पहले विकास, क्या मानना था? कि पहले विकास जो है होता है बच्चे में। क्या होता है? तो पहले विकास होता है, उसके बाद में अधिगम होता है। क्या होता है? बाद में अधिगम होता है। उसके बाद वाइगोत्स्की के जो है दो सिद्धांत हैं। क्या है? वाइगोत्स्की साहब ने दो सिद्धांत दिए हैं, तो उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जेडपीडी, जिसे जेडपीडी और स्कैफोल्डिंग, पार या ढांचा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेडपीडी, स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। जिसका पहले का नाम है स्कैफोल्डिंग, का नाम है आपको पार या ढांचा। स्कैफोल्डिंग का मतलब हो जाएगा पार या ढांचा। उसके बाद जेडपीडी का मतलब हो जाएगा समीपस्थ या निकट विकास क्षेत्र। क्या हो जाएगा? समीपस्थ या निकट विकास क्षेत्र, जिसे हम लोग जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पहला सिद्धांत जो है जेडपीडी, उसको जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं। निकट विकास क्षेत्र, वास्तविक विकास के स्तर, वास्तविक विकास के स्तर तथा वास्तविक विकास के स्तर तथा संभावित विकास स्तर के बीच के अंतर को समीपस्थ विकास के क्षेत्र कहते हैं। समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ, बच्चा जो कुछ भी जानता है पहले से और जो वो जानने वाला है, उसके बीच का जो कमी है, उसको जो हम लोग जो क्या बोलते हैं, तो आपको बोलते हैं समीपस्थ विकास का, जेडपीडी। क्या बोलते हैं? जेडपीडी बोलते हैं। स्कैफोल्डिंग, पार या ढांचा। स्कैफोल्डिंग मतलब क्या होता है? पार या ढांचा। वयस्कों या बड़े के द्वारा, वयस्कों या बड़ों के द्वारा, वयस्कों या बड़ों के द्वारा दी जाने वाली टेम्पोररी हेल्प या मदद को, टेम्पोररी हेल्प या मदद को पार या ढांचा कहते हैं। क्या कहते हैं? दी जाने वाली, अपने से छोटे, अपने से बड़े, टीचर हो, फ्रेंड्स हो, उसके बाद पेरेंट्स हो, गार्जियन हो, माता हो, पिता हो, कोई भी हो, उसके द्वारा दी जाने वाली जानकारी क्या हो जाएगा? आपको स्कैफोल्डिंग, पार या ढांचा के रूप में काम करेगी। जैसे एग्जांपल में आपको टीचर, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, क्या हुआ? टीचर, पेरेंट्स और फ्रेंड्स। तो जब कोई भी बच्चा किसी भी काम को करता है तो वो कुछ ना कुछ नहीं जानता रहता है। जैसे ले लीजिए, आप बच्चा मैथ पढ़ रहा है, कोई बच्चा मैथ पढ़ रहा है, तो उसको मैथ बनाने में दिक्कत हो रही है। क्या हो रही है? तो मैथ बनाने में दिक्कत हो रही है, तो उसके टीचर क्या करेंगे? जहाँ दिक्कत हो रही है वहाँ उनको बता देंगे। क्या कर देंगे? थोड़ा बता देंगे, उनको हिंट दे देंगे, तो बच्चा क्या करेगा? तो वो ठीक से करना स्टार्ट कर देगा। वो क्या करेगा? ठीक से करना, फिर से वो स्टार्ट कर देगा। वो पूरा जो है मैथ का सोल्यूशन कर पाएगा। क्या कर पाएगा? जब टीचर उसको थोड़ा बता देता है तो वो पूरा जो है मैथ बना लेता है। क्या बना लेता है? वो मैथ का क्वेश्चन पूरा बना लेता है। तो उसका मतलब ये हुआ कि स्कैफोल्डिंग, पार या ढांचा, और सहारा देना, मतलब सहारा देना जिसे बोलते हैं हम लोग टेम्पोररी हेल्प या मदद, सहारा दे देंगे तो ये बच्चा कर पाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि भाषा के बारे में इन्होंने अपने क्या विचार दिए थे, उसके बारे में बात कर लेते हैं। भाषा के बारे में इनके क्या विचार थे, भाषा पर इनके विचार। तो इसके अनुसार भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं। क्या वाइगोत्स्की साहब ने बताए थे कि भाषा और चिंतन शुरू में, स्टार्टिंग में अलग अलग होता है। कैसा होता है? भाषा और चिंतन स्टार्टिंग में अलग अलग होता है, मतलब भाषा अलग होता है और चिंतन अलग होता है। उसके बाद
लेकिन बाद में एक साथ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? लेकिन बाद में एक साथ हो जाते हैं। किसने कहा था? भाषा और चिंतन शुरू में स्टार्टिंग में अलग अलग होते हैं और बाद में जो है एक साथ हो जाते हैं। तो आपको वाइगोत्स्की साहब ने कहा था कि भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं लेकिन बाद में एक साथ हो जाते हैं। उसके बाद वाइगोत्स्की ने कहा कि पहले भाषा आती है, बाद में विचार आता है। वाइगोत्स्की साहब ने क्या कहा था? पहले भाषा आती है, बाद में विचार आती है। और जीन पियाजे साहब ने कहा था कि पहले विचार जन्म लेता है और बाद में आपको भाषा आती है। क्या आती है? बाद में आपको भाषा आती है। पहले विचार जन्म लेती है और बाद में भाषा आती है। किसने कहा था आपको? जीन पियाजे साहब ने। और वाइगोत्स्की साहब ने कहा था कि पहले भाषा आती है, बाद में विचार आती है। उसके बाद भाषा संज्ञानात्मक को सुगम बनाती है। किसको? संज्ञानात्मक को। क्या? भाषा जो है संज्ञानात्मक को सुगम बनाती है। संज्ञानात्मक विकास को भाषा सुगम बनाती है। निजी भाषा, आंतरिक भाषा। निजी भाषा और आंतरिक भाषा जो खुद का अपना हर इंसान का जो है भाषा होता है, मन का भाषा होता है, जिसे आंतरिक भाषा बोलते हैं, अंदर का भाषा। ये आपको कहीं भी ये सब देखने को मिले, निजी भाषा और आंतरिक भाषा, तो ये आपको वाइगोत्स्की साहब ने ये दोनों जो है थॉट दिए हैं। ये निजी भाषा और आंतरिक भाषा, ये आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में देखने को मिले कि निजी भाषा से संबंधित कौन सा वैज्ञानिक है, इसने जो है निजी भाषा के बारे में किसने बताया है, तो आप जो है वाइगोत्स्की को आप में पूछे कि निजी भाषा और आंतरिक भाषा, अगर कोई आपसे पूछे कि निजी भाषा और आंतरिक भाषा के बारे में कि किस वैज्ञानिक ने इस पर चर्चा किया है और किस वैज्ञानिक ने इस भाषा को जो है प्रतिपादित किया है, किस मनोवैज्ञानिक ने इस भाषा को दिया है, तो आप लोग जो है वाइगोत्स्की को जो है चेन मारिया। किसमें? तो वाइगोत्स्की में। अगर कहीं भी क्वेश्चन में दिखे कि निजी भाषा और आंतरिक भाषा जो है किसने प्रतिपादित किया है, तो वाइगोत्स्की। उसके बाद बात कर लेंगे लॉरेंस कोहलबर्ग के ऊपर। किसके ऊपर? लॉरेंस कोहलबर्ग के ऊपर। किसके ऊपर? लॉरेंस कोहलबर्ग के ऊपर। ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक, कहाँ के? तो ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। कौन? तो कोहलबर्ग साहब जो है अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत दिया। क्या दिया? नैतिकता का सिद्धांत दिया। किसका सिद्धांत दिया? नैतिकता का सिद्धांत दिया। और जिसे हम लोग नैतिक विकास का सिद्धांत जो है नैतिक विकास भी बोलते हैं, इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, नैतिकता का सिद्धांत दिया। किसने? तो आपको लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिकता का सिद्धांत दिया या नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। उसके बाद नैतिकता मतलब होता क्या है? नैतिकता मतलब होता क्या? मोरलिटी हम लोग किसे कहते हैं? यह वो गुण है जिसमें हमें सही और गलत को पहचान होती है, जिसमें हमें सही क्या है और गलत क्या है इसमें हमको पहचान मिलती है कि नैतिकता किसे कहते हैं। नैतिकता में क्या सब आता है? नैतिकता में आता है सही क्या है, गलत क्या है। हम जो है कोई भी कार्य करें तो क्या गलत है, क्या सही है, किसके ऊपर हमको जाना चाहिए, ये हो गया आपको नैतिकता। जैसे ईमानदारी, परोपकारी, सत्यनिष्ठा के ऊपर, जैसे यहाँ एग्जाम्पल में लिखा हुआ ईमानदारी, परोपकारी, सत्यनिष्ठा। हर व्यक्ति का अपना अपना विचार होता है, अपना अपना थॉट होता है। कोई चोर होता है, कोई डाकू होता है, कोई ईमानदार होता है, जो है इसी प्रकार से सब व्यक्ति का अपना मोरालिटी होता है, जो है नैतिकता। उसके अंदर कितना गुण है, वो कितना क्या कर सकता है, किसके बारे में क्या सोच सकता है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, सोचने का थिंकिंग कैसा है, वो जो है किस टाइप का है, ईमानदार है, नैतिक किस हिसाब से है, तो वो आपको नैतिकता के अंतर्गत आता है। जैसे हम लोग जो है नैतिकता को दो पार्ट में बांटा है। किसने? तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने। नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कना। आपके पास जब कोई भी नैतिक दुविधा आए तो आप किस हिसाब से उस चीज़ को सॉल्व कीजिएगा, किस हिसाब से आप जो है उस चीज़ से उबरने का प्रयास कीजिएगा, उससे आगे जाने का प्रयास कीजिएगा। तो नैतिक दुविधा का मतलब हुआ, जैसे आप लोग जो है हिंज का दुविधा के बारे में जानते होंगे। हिंज जब जो है उसकी पत्नी बीमार हो गई थी तो उन्होंने जो है एक डॉक्टर के पास गया, तो उस डॉक्टर से उन्होंने दवाई मांगी। उसके पास उतना पैसा नहीं था कि वो जो है दवाई डॉक्टर से ले पाता। तो हिंज ने सोचा कि अगर मेरी पत्नी को दवाई नहीं मिलेगी तो वो मर जाएगी। और एक नज़रिया से हिंज सोचा कि चोरी करना भी, अगर दवाई हम चुरा ले तो चोरी करना भी पाप होगा। तो वहाँ जो है क्या हुआ, तो हिंज नैतिक दुविधा में फंस गया। कहाँ फंस गया? नैतिक दुविधा में फंस गया। हिंज जो है सोचने लगा कि चोरी करूँ या ना करूँ,
तो नैतिक दुविधा में वो तभी फंस गया। और नैतिक तर्कना, नैतिक तर्कना का मतलब हुआ, नैतिक तर्कना का मतलब हुआ जब कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रक्रिया में कोई भी फंसता है, कहीं भी जो है किसी भी कार्य में जब वो फंस जाता है, तो उससे उबरने के लिए कोई भी जो है विशेष जो है प्रक्रिया करता है, तर्क वितर्क करता है, सोचता है, समझता है और उस प्रक्रिया से उबरने का प्रयास करता है, तो उसी को जो है नैतिक तर्कना करते हैं। जैसे हिंजी जो है लास्ट में जाके क्या कर लिया, एक जो है सोल्यूशन खोजा, क्या कि चोरी करने का, अगर हम चोरी कर ले तो मेरी पत्नी की जान बच जाएगी। तो वो क्या हुआ, तो नैतिक तर्कना के अंतर्गत आएगा किसी एक डिसीजन पर जाके अटकना, किसी एक डिसीजन को चुनना, वो क्या हो जाएगा, आपको नैतिक तर्कना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नैतिक तर्कना हो जाएगा। लास्ट में जाके हिंद जो है क्या किया, तो दवाई को चुरा लिया। उसके बाद बात करेंगे कि हम लोग अगले क्लास में, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगी, इसलिए अगले क्लास में हम बात करेंगे कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने कितने चरण दिए हैं, इसके कितने स्टेजेस हैं, किस किस अवस्थाएं में जो है क्या सब होता है, उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय, जय हिंद दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और हर एक लाइक कमेंट से मोटिवेशन बढ़ता है, ताकि हम और नया नया वीडियो आपके लिए लाएँ और अपने अंदाज में समझाने का प्रयास करें। चलिए बाय।